नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। और आज का मेरा विषय है कि गाय की हत्या क्यों, हमारी जो देसी गाय है, हमारी जो गौ माता है, उसकी हत्या क्यों हो रही है और क्यों हमारे देश में इतने शेल्टर हाउस हैं, ऐसे कितने कसाई खाने हैं और उनका क्या महत्व है, क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस विषय पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि गाय की हत्या पर बहुत दिनों से कार्य हो रहा है कि भारत सरकार गाय हत्या को बैन कर दे, गाय हत्या पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन सरकार इसके ऊपर सचेत नहीं है। कई स्टेटों ने, कई राज्यों ने इसके विषय में कानून भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी ये जो गाय हत्या का जो प्रसंग है, गाय हत्या की जो मांग है, वो पूर्ण नहीं हो रही है और गाय की निरंतर हत्या हो रही है। और आपको शायद जान के ये आश्चर्य होगा, पिछले 70 सालों में हमारे जो गौवंश हैं, करीब 70% हमारे ख़त्म हो गए हैं और इनकी जगह पर या तो जर्सी गाय ने ले ली है, या भैंस ने ले ली है, या डेयरी प्रोडक्ट्स ने ले ली है, जो डेयरी प्रोडक्ट विदेशों से आयातित हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में हमारी गौ माता की हत्या के पीछे मुख्य कारण क्या हैं। यदि हम इन कारणों को जान लेंगे तो निश्चित ही हम गाय की इस वध को, गाय की इस हत्या को रोक भी सकेंगे। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये रखा जाता है कि गाय की हत्या के पीछे मुख्य कारण होता है कि गाय के शरीर से हम मांस लेते हैं, इस मांस का आयात किया जाता है और हमारे देश में बहुत लोग गाय का मांस खाते भी हैं। ये निश्चित है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत संख्या है जो गाय का मांस सेवन करते हैं, लेकिन गाय के मांस के लिए गाय की हत्या हो, ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि गाय तो और भी चीज़ें देती है। हमारे देश में शायद आपको आश्चर्य हो कि जो आप आइसक्रीम खाते हैं, जो फेस क्रीम लगाते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें गाय के शरीर से, गाय के मांस से जो जेलेटिन प्राप्त की जाती है, उसका प्रयोग होता है। बहुत सारी दवाओं में प्रयोग होता है, कैप्सूल बनाए जाते हैं और नाना तरीके की चीज़ें हैं जिनमें गाय के मांस से, गाय के शरीर से जो जेलेटिन प्राप्त किया जाता है, उसका प्रयोग होता है। और भारत जेलेटिन उत्पादन करने वाला दुनिया में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे देश में करीब 3.5 लाख टन से ज़्यादा जेलेटिन का उत्पादन होता है हर साल। तो ये एक माध्यम है कि जेलेटिन भी गाय के मांस से प्राप्त करते हैं, लेकिन हम तो शाकाहारी देशवासी हैं, हम तो जो अहिंसक देश के वासी हैं। हमारे यहाँ तो अहिंसा की बहुत पूजा होती रही है, हम भी अहिंसक हैं, लेकिन ऐसे अहिंसक देश में अनायास हिंसा क्यों? क्योंकि गाय की बात क्यों करें, पशुओं की भी हत्या होती है। हम बकरी भी काट देते हैं, बकरे भी काटते हैं, हम भैंस भी काट देते हैं, हम मुर्गा भी काटते हैं। बहुत सारे जीव हैं जिनका हम वध करते हैं। सूअर भी इसीलिए पाले जाते हैं कि सूअर से मांस प्राप्त किया जाए। तो विदेशों में मांस का जो निर्यात किया जाता है, वो तो एक प्रमुख कारण है, लेकिन उस मांस का निर्यात क्यों किया जाता है, कभी इस पर आपने कोशिश की? क्योंकि हमें हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो क्रूड ऑयल बाहर से आयात करना पड़ता है। जो गल्फ़ की कंट्रियां हैं, जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे देश हैं, यहाँ से हमें क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास तो उनको देने के लिए कुछ है नहीं। या तो हमारे पास चावल होता है तो चावल सीमित दाम है, लेकिन चावल में कई देश हमारे सामने कंपटीशन करते हैं और उनको अच्छा सस्ता हमारे देश की तुलना में यहाँ से चावल मिलेगा, वो वहाँ से खरीदेंगे। हम उनको प्रेरित या हम उनको विवश तो नहीं कर सकते कि वो हमसे ही चावल खरीदें। तो यदि हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्रूड ऑयल उनसे खरीदते हैं तो हम कहाँ से पैसे चुका सकते हैं? एक बात ये सोचने की है कि इतना पैसा हम कैसे खर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास उनके लिए एक चीज़ है, वो कहते हैं हमें बीफ आप प्रोवाइड करिए। बीफ वो गाय का भी होता है, वो भैंस का भी होता है, वो दूसरे पशुओं का भी मांस भी होता है। तो यहाँ से इसलिए मांस भेजने के लिए सरकार प्रभावित हो जाती है, सरकार विवश हो जाती है। और वो जो पेट्रोल प्रोडक्ट वहाँ से आता है, क्रूड ऑयल होता है, वो आपकी कार में भी चलता है, ट्रैक्टर में भी चलता है, बाइक में भी चलता है। क्योंकि हम बाइक बगैर नहीं रह सकते, कार बगैर नहीं रह सकते, हम ट्रैक्टर वगैरह भी खेती नहीं कर सकते। तो यदि हम इसको देखें कि यदि सरकार यहाँ पर 1 रुपये लीटर भी पेट्रोल बढ़ा दे, तेल की कीमत बढ़ दे, तो यहाँ तो उथल पुथल मच जाती है, या तो भयंकर महंगाई की पीड़ा शुरू हो जाती है। हम सिर्फ
क्रूड ऑयल की बात नहीं करें, हम जो इटेबल ऑयल्स प्रयोग करते हैं, जो खाद्य तेलों का प्रयोग करते हैं, वो भी तो विदेशों से आयात होते हैं। पहले नहीं होते थे, पहले हम आत्मनिर्भर थे, तेल के मामले में आत्मनिर्भर होते थे, क्योंकि हम या तो देसी घी का प्रयोग करते थे, या सरसों का तेल का प्रयोग करते थे, मूंगफली के तेल का प्रयोग करते थे, नारियल का तेल का प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो हमने उसको बंद कर दिया। हम तो उस खाद्य तेल में भी दूसरों पर आश्रित हो गए। हम पाम ऑयल का प्रयोग करते हैं, हम ऑलिव ऑयल जो 2000 रुपये केजी का है उसको बहुत सारे प्रयोग करते हैं, हम राइस ब्रान ऑयल करते हैं, सनफ्लावर, बहुत सारे तेल जो आयातित हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो उस पर भी हमें कम से कम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यय करना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे दाल हैं, अनाज है, हमें विदेश से आयात करना पड़ता है। लेकिन 1960 से पहले करीब करीब हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर थे, हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ खाद्यान्न होता था। लेकिन जब से हमारे दिमाग में चीज़ बैठा दी गई कि खाद्यान्न का अर्थ है, अन्न का अर्थ है सिर्फ चावल या गेहूँ, और दूसरे जो अन्न पैदा करते हैं वो तो पशुओं के लिए हैं, वो गरीबों के लिए हैं, वो तो व्यवस्था की है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे देश में तो उनको अति उपयोगी अन्न माना गया है। और जैसे कि हम कहें, जो जौ है, तिल है, या जो चावल है, ये तो हमारे प्राचीनतम खाद्यान्न रहे हैं। इसके अलावा हम प्रयोग करते रहे हैं, जैसे कि मंडवा का प्रयोग करते हैं, मंडवा हो गया, कोदो हो गया, कुट्टी हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इनका हम सदियों से प्रयोग करते रहे हैं, आज भी हम करते हैं। जो उत्तराखंड में देखा जाए तो 12 जो उनके अन्न हैं बहुत प्रमुख रहे, 12 अन्नों की वहाँ बहुत प्रचार रहा है। और आज से 20-30 साल पहले तक लोग उन्हीं पर निर्भर थे। वो जो मैदानी क्षेत्र थे, वहाँ से कभी किसी अन्न, तेल, घी, चावल, दाल, किसी चीज़ का आयात नहीं करते थे, वो वहाँ खुद पैदा करते थे, वो उस मामले में आत्मनिर्भर थे। लेकिन जब से हमारे देश में शिक्षा का माहौल बढ़ा या ऐसा प्रचार बढ़ा, हमारे देश में स्वास्थ्य क्रांति आई, जिसको स्वास्थ्य क्रांति कहते हैं, स्वास्थ्य क्रांति आई, तब से हमारा जो फोकस है उन चीज़ों से हट के उन चीज़ों पर निर्भर हो गया, कंसंट्रेट हो गया जो विदेश से आयातित हैं। इसके कारण हमारे सरकारों पर, हमारे जो स्वतंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए व्यवस्था बस हमें वो चीज़ उनको देनी पड़ती है जो हमारे पास उपलब्ध है। अभी पिछले 20 सालों से थोड़ा बदलाव आया, हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में थोड़े विकसित हुए, तो अब हम कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम और आगे बढ़ेंगे, और चीज़ें पैदा करेंगे, हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में, औद्योगिक जगत के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इस मांस का उत्पादन करने के लिए वैसे नहीं होना पड़ेगा। हम यदि मांस उत्पादन नहीं करेंगे तो हम क्यों भेजेंगे? तो हमारे यहाँ तो गाय की सुरक्षा स्वतः हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के अंदर भी मांसाहार बढ़ रहा है। 1947 में भारत में 50-60% से ज़्यादा लोग मांसाहारी नहीं थे। आज मांसाहारी लोगों की संख्या 85 से लेके 88% तक हो गई है। और कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हैं यहाँ मांसाहार नहीं होता है, जिसमें हम राजस्थान को कह लें, गुजरात को कह लें, या उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र को कह लें, या थोड़े बहुत हम पंजाब को कह लें, हरियाणा को कह लें। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में तो, ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ तो 90, 95 और 100% तक मांसाहार का सेवन किया जाता है। हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने घरों में प्रेरित करते हैं कि वो अंडे का सेवन करें, बिना अंडे के तो ग्रोथ नहीं होगी। हम गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो गर्भावस्था में अंडे का सेवन करते हैं। तो शुरुआत तो हम इससे करते हैं, जो अंडे का सेवन करेगा वो मांसाहार आधारित पिज़्ज़ा ज़रूर खाएगा, वो हॉट डॉग भी खाएगा, वो जो मांस से युक्त जो पिज़्ज़ा है, जो मैगी है, या दूसरे जो प्रोडक्ट है उनका सेवन निश्चित करेगा। तो यदि करेगा तो उसका धीरे धीरे झुकाव जो है और दूसरे मांस की चीज़ों पर जाएगा। हम यदि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वह बीफ मांगेंगे या मांस मांगे, और जो मांस खाता है उसके लिए बीफ और दूसरे मांस में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रहता। यदि फ़र्क नहीं है तो हम ही खाएंगे। तो हमें तो यदि इसको रोकना है तो मांसाहार से पीछे हटना होगा। और मांसाहार में सिर्फ गाय नहीं होनी चाहिए। ये हिंसा सिर्फ गाय तक सीमित नहीं है, ये सारे पशुओं के साथ में है। यदि सारे पशुओं की यदि जान बचाएंगे, सारे पशुओं की सुरक्षा करेंगे तो निश्चित ही हम गाय को बचा पाएंगे। गाय को बचाने के लिए हम जो उपयोग गाय से जो गाय आधारित जो प्रोडक्ट है उनका यदि हम
प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो निश्चित ही गाय की जान बचेगी। यदि गाय को मार के जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो गाय की रक्षा नहीं होगी। ये सिर्फ बातों की या आंदोलन की बात नहीं है, यथार्थता है। क्योंकि जिन आंदोलनों को हम करते हैं उनके लिए हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। भीड़ उसी कारों से आएगी, बाइक से आएगी, बस से आएगी या ट्रेन से आएगी जिसमें क्रूड ऑयल का प्रयोग होता है, जिसमें पेट्रोल का प्रयोग होता है, डीजल का प्रयोग होता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग होता है, और ये सब क्रूड ऑयल से पैदा होते हैं। और ये क्रूड ऑयल पे तुम निर्भर हैं कि वहीं से आप आएंगे। हमारे यहाँ तो वो ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ, ये सरकारें प्रयोग कर रही हैं कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला पाएँ या इलेक्ट्रिक आधारित ट्रेनों का जो लगेज ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ा पाएँ। इससे हम क्रूड ऑयल पर कम से कम आधारित रहें तो हम उनको कह सकते हैं कि अब हम इसके जो परिप्रेक्ष्य में हम बीफ नहीं देंगे, मांस नहीं देंगे, हम इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ दे सकते हैं, शायद हम पैसा दे के भी खरीद सकें। तो गाय की यदि सुरक्षा करनी है तो हमें उस मर्म को जानना पड़ेगा जिसके कारण हम गाय की हत्या करने पर विवश होते हैं। गाय की हत्या शुरू तो अंग्रेजों ने की, आज बहुत लोग हैं, एक दूसरा समाज भी गाय की हत्या में लगा हुआ है। लेकिन वो सिर्फ एक संप्रदाय नहीं है, हमारे अपने हिंदू बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए मांस, गाय को काटना, मांस, गाय का प्रोडक्ट तैयार करना, मांस को बाहर भेजना, मांस की पैकिंग करना, और मांस आधारित क्यों, हड्डियां भी तो काम आती हैं। गाय की जो हड्डियां हैं वो चीनी साफ करने के काम आती हैं, दूसरे प्रोडक्ट साफ करने के काम आती हैं, या गाय के अंदर से और भी दूसरी चीज़ें निकलती हैं। खून जो निकलता है उससे कई तरह की दवाएं बनती हैं। और गाय के, जैसे कि मैंने बताया कि जेलेटिन तो एक बहुत बड़ा उत्पाद है, 3.5 लाख टन से ज़्यादा का जेलेटिन हम पैदा करते हैं। इससे हम अपने देश की ज़रूरत तो पूरी करते हैं, हम इसको निर्यात भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम इसको रोक पाएंगे, यदि इनका उपयोग कम करेंगे या हम इन पर निर्भरता अपनी घटाएंगे तो निश्चित ही गाय काटना गाय बूचर के लिए भारी हो जाएगा, उसके लिए महंगा पड़ेगा। वो गाय को क्यों काटेगा? तो गाय को यदि बचाना है तो हमें उस मर्म को, उस कारण को जानना पड़ेगा जिसके कारण बूचर खाने इतने संपन्न हो रहे हैं। गाय, क्योंकि उनके लिए गाय एक सहज प्रोडक्ट है। 3-4 हज़ार में कहीं से ले आओ, नहीं चोरी करा लो, स्मगलिंग करा लो और उसको काट दो। काटने के बाद वो एक गाय जो है करीब 20,000 से लेके 25-30 हज़ार तक की हो जाती है। तो वो क्यों ना करें? उसमें सिर्फ किसी एक संप्रदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते, किसी एक ग्रुप को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे देश में, जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, जैसे हमारे देश में जो ड्रग्स बेचते हैं, नशा बेचते हैं, वो दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो दूसरे देश से नहीं आते, वो हमारे अंदर से पैदा होते हैं। हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले से ही पैदा होते हैं। क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये रोजगार सहज है तो नशा बेचो। सरकार शराब को बैन करती है तो शराब स्मगलिंग होने लग जाती है। शराब एक बोतल जिस पे ठेके पर, जिस पे 25, 30, 40 रुपये ठेकेदार और सरकार कमाती है, उसको यदि बैन कर दी जाए तो 100, 150 रुपये, 200 रुपये अतिरिक्त देख के हम खरीदना शुरू कर देते हैं। और जैसे खरीदते हैं जिसको 100, 150, चाहे रिस्क है, लेकिन रिस्क के बावजूद भी यदि एक बोतल के पीछे उसको 100, 150, 200 रुपये बचता है तो वो दूसरे काम छोड़ के इसको करने लगता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि गाय को हमें बचाना है, गाय को सुरक्षित रखना है, गाय के अलावा दूसरे पशुओं को भी यदि जीवन देना है तो हमें उनके मर्मों को देखना पड़ेगा कि गाय की हत्या क्यों होती है, पशुओं की हत्या क्यों होती है और इसकी तरफ क्यों लोग आकर्षित होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और बहुत सारी चीज़ तो सीधे सीधे हम प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्टली वो गाय की हत्या को प्रेरित करती हैं। जिसमें क्रूड ऑयल भी है, हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो उसका जो तेल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो भी तो बाहर से मंगाते हैं। हम यदि घर में हम ईटेबल ऑयल्स में सनफ्लावर ऑयल प्रयोग करते हैं, सोयाबीन का करते हैं, हम पाम ऑयल, तो इसके लिए भी हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी जगह हम यदि देसी गाय का घी का प्रयोग करें, हम दूध में कमी ना निकालें, हम दूध में गाढ़ेपन को ना देखें, क्योंकि गाढ़ापन दूध का महत्व नहीं है। गाढ़ेपन तो उसकी फैट से आता है और फैट तो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो यदि नुकसानदायक चीज़ पीने हम खुश हैं, लेकिन जो हमें स्वास्थ्य करता है, हमें निरोगी रखता है, जो हमें बीमार होने से बचा सकता है, उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। और ये किसने सिखाया है?
समाज ने सिखाया है, कुछ संस्थानों ने सिखाया है, ये स्वास्थ्य तंत्र ने सिखाया है, और स्वास्थ्य तंत्र को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो परतंत्र हो गया है, और परतंत्र होने के बाद उसके पास जो जानकारी उपलब्ध होती है वो आपको बांट देता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि गाय की हत्या के मर्म को हम जानेंगे तो निश्चित ही हम गाय को बचा पाएंगे। हमें आंदोलन की जगह हमें युक्तिपूर्ण एक औचित्य और जो सही हम निर्णय ले सकते हैं उसका महत्व की ज़रूरत है। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदना बंद कर सकते हैं तो निश्चित ही गाय हमारी सुरक्षित रह सकती है, गाय की हत्या को रोक सकते हैं। और ये छोटा सा मैंने वीडियो गाय की हत्या पर डाला है, इसके संबंध में जो मेरी समझ में आएगा, जो मेरे पास ज्ञान होगा, मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूँगा। और आपको मेरा विषय पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।